हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 2 सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एपिसोड धीरे धीरे टाउन के साइकोलॉजिकल सिस्टम को टाइट करता है। वहीं इस बार फोकस सर्वाइवल पे कम है और कंट्रोल पे ज्यादा, कि कौन कंट्रोल में है, कौन लूज कर रहा है और कौन क्वाइटली सबको मैनिपुलेट कर रहा है। पूरे एपिसोड का वाइब भी अलग है, स्लो, अनसेटलिंग और डीपली डिस्टर्बिंग। तो भाई लोग, यहाँ एपिसोड स्टार्ट होता है एक अनईजी मोमेंट के साथ, जहाँ कैनी उठता है और इमीडिएटली फील होता है कि कुछ तो यहाँ गलत हो रहा है। वहीं सोफिया, जो क्लियरली ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए थी, वो यहाँ रात के टाइम पर बाहर खड़ी है। और भाई, ये कोई नॉर्मल मिस्टेक नहीं है, बल्कि इस टाउन में रात को बाहर जाना मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड डेथ। लेकिन फिर जो चीज इस मोमेंट को और क्रिपी बनाती है, वो है सोफिया का बिहेवियर। यहाँ वो पैनिक नहीं कर रही, ना ही डर रही है, वो तो बस खड़ी है, अपने फादर के लिए मॉर्न कर रही है। वहीं फिर कैनी का रिएक्शन भी ऑब्वियस है। यहाँ वो तुरंत उसे अंदर खींचता है, गुस्सा भी होता है और जेन्युइनली डर भी गया होता है, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक रूल ब्रेक करना नहीं है, बल्कि ये वो एक बेसिक रूल है जो सबको जिंदा रखता है। और जब कोई इस रूल को इतनी कैजुअली इग्नोर करे, तो वो सिर्फ केयरलेस नहीं लगता, बल्कि वो कैलकुलेटेड लगता है। वहीं फिर इसी बीच मैरियली एक और शॉकिंग रियलाइजेशन पे पहुंचती है कि सोफिया सिर्फ इमोशनली अनस्टेबल नहीं है, बल्कि वो पास्टर की डेथ के पीछे है, और उसने जो तरीका यूज किया वो सब कुछ चेंज कर देता है। वैसे अब तक जो भी डेथ्स हुई हैं, वो ब्रूटल और ऑब्वियस थी, जहाँ क्रिएचर सीधा अटैक करते हैं, बॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डाउट नहीं होता कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ सोफिया का मेथड बिल्कुल अलग है। एक सिंपल टच और इंसान मर जाता है। नो ब्लड शेड, नो स्ट्रगल, नो विजिबल वुंड। और फिर ये पावर डेंजरस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये मार सकती है, बल्कि ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करती है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन नेक्स्ट विक्टिम हो सकता है और कैसे। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोफिया ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो उस एंटिटी के साथ अलाइंड है जो टाउन को कंट्रोल करती है, तो वो केओस इजिली क्रिएट कर सकती है। लेकिन वो स्लो प्ले कर रही है, वो सफरिंग को स्ट्रेच कर रही है, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है। और ये रैंडम नहीं लगता, बल्कि ये प्लान लगता है। जहाँ क्रिएचर्स हंट करते हैं, वहीं पर सोफिया ऑर्केस्ट्रेट करती है। वहीं फिर दोस्तों, दूसरी तरफ बॉयड एक कम्प्लीटली अलग प्रॉब्लम हैंडल कर रहा है, ट्रूथ। यहाँ वो एल्जिन को कॉर्नर करता है और क्लियर कर देता है कि जो भी फातिमा के साथ हुआ और जो क्रिएचर का रीबर्थ हुआ है, वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन फ्रेजाइल है। और अगर लोगों को पता चल गया कि एक मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सकता है, तो यहाँ पैनिक कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। यहाँ बॉयड का अप्रोच हार्श है, लेकिन लॉजिकल भी है। वो एल्जिन को वार्न करता है, सच छुपाओ वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। वहीं फिर एल्जिन भी कन्फ्लिक्टेड है। उसे पता है कि ट्रूथ डेंजरस है, लेकिन ये भी पता है कि सच हमेशा बाहर आता है। दोस्तों, बॉयड का रिस्पॉन्स यहाँ थोड़ा डार्क हो जाता है। यहाँ वो डायरेक्टली थ्रेटन करता है कि अगर एल्जिन ने बात की तो उसे एक मर्डर के लिए ब्लेम करके लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ ये मोमेंट क्लियरली दिखाता है कि बॉयड चेंज हो रहा है। वो अब सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं रहा, बल्कि वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा है। और फिर यहाँ वो सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए मोरल लाइन क्रॉस करने के लिए रेडी है। वहीं फिर आता है एपिसोड का एक शॉकिंग और इमोशनल मोमेंट। टाउन के बीच में एक ब्लड सोक्ड बैग मिलता है। अब सब तुरंत एज्यूम करते हैं कि कोई मर चुका है, और सबसे ऑब्वियस गेस जिम होता है। यहाँ टेबिथा का रिएक्शन इंस्टिंक्टिव है। वो जूली और इथन को वहाँ से हटा देती है ताकि वो ये हॉरर ना देखे। और फिर जब बैग ओपन होता है तो अंदर गोट हेड्स मिलते हैं। अब एक सेकंड के लिए रिलीफ आता है, लेकिन यहाँ ये रिलीफ इंटेंशनली शॉर्ट लिव्ड है। वहीं फिर जूली की स्क्रीम सबको बार्न तक ले जाती है, और वहाँ रियल हॉरर वेट कर रहा होता है, जहाँ जिम की म्यूटिलेटेड बॉडी डिस्प्ले की जाती है और वॉल पे कार्व मैसेज लिखा होता है, नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। दोस्तों, यहाँ ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं है, बल्कि ये सिंबॉलिक है। यहाँ ये रैंडम किलिंग नहीं है, ये एक वार्निंग है। और सीक्वेंस भी परफेक्टली डिजाइन लगता है। पहले होप देना, फिर उसे ब्रूटली तोड़ देना, प्योर इमोशनल मैनिपुलेशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रिएचर्स का काम है या सोफिया का। वहीं एपिसोड फिर सब्टली हिंट करता है कि शायद सोफिया इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। वैसे
टेबिथा के ग्रीफ और सोफिया के मॉर्निंग के बीच जो ट्रांजिशन है वो यहाँ कोइंसिडेंस नहीं लगता, बल्कि ये सजेस्ट करता है कि सोफिया केओस का पार्ट नहीं बल्कि उसकी डायरेक्टर हो सकती है। अब टाउन ग्रीफ में डूब रहा है। तब जेड एक थ्योरी लेके आता है जो यहाँ सब कुछ रिफ्रेम कर देती है। यहाँ उसके अकॉर्डिंग ये टाउन एक रीइंकार्नेशन बेस्ड टाइम लूप है। यहाँ सेम स्टोरी रिपीट होती है, बस फेसेस चेंज हो जाते हैं। और जब कोई इंसान सिस्टम को समझने लगता है, जब वो ज्यादा नॉलेज गेन करता है, तब उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब जिम ने कुछ इम्पोर्टेंट फिगर आउट किया था और इसलिए वो मारा गया। अब सरप्राइजिंगली बॉयड इस थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करता, इसे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करता है, जहाँ उसे वार्न किया गया था कि आंसर्स ढूंढना डेंजरस हो सकता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, बॉयड अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यहाँ उसका मानना है कि अगर नॉलेज पनिश होती है तो वही की भी हो सकती है सिस्टम को ब्रेक करने की। दोस्तों, ये एक रिस्की माइंडसेट है। मतलब और लोग मरेंगे, लेकिन पहली बार कोई एक्टिवली रूल्स को चैलेंज कर रहा है। इसी बीच जूली अपने ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर पा रही। वो इमोशनल रूट चूज करती है। वो रुइंस के पास जाती है, वो आर्चेस जो उसे विजन्स देती है। अब यहाँ रैंडल की हेल्प से वो फिर से ट्रांस में जाने की कोशिश करती है, होपिंग कि वो जिम से कनेक्ट कर पाएगी। और यहाँ जो वो एक्सपीरियंस करती है वो यहाँ बिल्कुल कंफर्टिंग नहीं है। अब वो पास्ट में चली जाती है, एक ऐसा मोमेंट जहाँ से इवेंट्स जिम की डेथ तक लीड हुए। अब वो ट्राई करती है इंटरवीन करने की, वार्न करने की, लेकिन वो कुछ चेंज नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पास्ट फिक्स्ड है। और जब क्रिएचर्स उसे नोटिस करते हैं तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। अब रैंडल उसे फोर्सफुली बाहर निकालता है। यहाँ ये सीक्वेंस एक ब्रूटल ट्रूथ इस्टेब्लिश करता है कि ये टाउन तुम्हें दिखाता है लेकिन चेंज करने नहीं देता, होप देता है फिर उसे तोड़ देता है। वहीं जेड मीनवाइल एक और मिस्टेक करता है। यहाँ वो टेबिथा के पास जाता है और अपनी थ्योरीज एक्सप्लेन करने लगता है। सोलमेट्स, साइकिल्स, पैटर्न्स और टाइमिंग वर्स्ट पॉसिबल है क्योंकि यहाँ टेबिथा ग्रीफ में है और ऑब्वियसली उसे ये सब सुनना नहीं है। अब वो उस पर लैश आउट करती है। वहीं ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये जेड की वीकनेस दिखाता है। दोस्तों, वो इंटेलिजेंट है लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। यहाँ वो लोगों को पजल पीसेस की तरह ट्रीट करता है और ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एल्सवेयर एकोस्टा ब्रेक डाउन कर देती है। वो एम्बुलेंस लेके एस्केप करने की कोशिश करती है। यहाँ ये डेस्परेशन का मोमेंट है कि वो सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, लेकिन क्रिस्टी उसके साथ जाती है कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ एस्केप अटेम्प्ट ऑब्वियसली फेल होता है। स्पाइक स्ट्रिप्स, फोर्स्ड स्टॉप्ड और बॉयड का इंटरवेंशन। अब बॉयड उसे अरेस्ट कर लेता है और ये मोमेंट शो करता है कि रेजिस्टेंस को कितनी जल्दी थ्रेड बना दिया जाता है। अब फाइनली एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स ईथन पे फोकस करता है और यहाँ स्टोरी एक मिस्टीरियस टर्न लेती है जहाँ ईथन किसी अननोन फोर्स के इन्फ्लुएंस में आरवी तक वापस जाता है, वही जगह जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। वहाँ उसे जिम मिलता है। दोस्तों, यहाँ ये सीन कंफ्यूजिंग है लेकिन इमोशनल भी है क्योंकि जिम उससे बात करता है, इंटरेक्ट करता है, कंफर्ट करता है। यहाँ ये नॉर्मल हेलुसिनेशन जैसा नहीं लगता और वो ईथन को एक क्लियर मैसेज देता है कि अब उसका रोल है, उसे स्ट्रांग रहना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट लैक ऑफ टीयर्स ढूंढना है। भाई लोग, यहाँ ये फर्स्ट कॉन्क्रीट क्लू है। काफी टाइम बाद यहाँ लैक ऑफ टीयर्स कोई रैंडम जगह नहीं लगती, बल्कि ये सिंबॉलिक भी हो सकती है और ये शायद टाउन के ओरिजिन से कनेक्टेड है। यहाँ ईथन का कनेक्शन इस सबसे और डीप लग रहा है। और फिर जब जिम डिसअपीयर होता है तो एम्बिग्यूटी रह जाती है, क्या वो रियल था, प्रोजेक्शन या कुछ और, हमें आंसर नहीं मिलता। लेकिन इम्पैक्ट क्लियर है कि ईथन के पास अब एक मिशन है। अब एपिसोड एंड होते होते एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये टाउन इवॉल्व हो रहा है। यहाँ थ्रेट्स सिर्फ फिजिकल नहीं रहे, अब वो साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेटेजिक है और डीपली पर्सनल है। यहाँ सोफिया लॉन्ग गेम खेल रही है, जेड डेंजरस ट्रूथ चेस कर रहा है, बॉयड सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और ईथन को किसी बड़े पर्पस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और अगर वॉल पे लिखा मैसेज सच है तो हर आंसर के साथ एक प्राइस आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।